मोमो ठगनी लोक कहानी। एक मोमो ठगनी थी जो अपनी मक्कारी और चालाकी की वजह से कई मासूम लोगों की दौलत लूट चुकी थी। अब हम देखते हैं कि उसने कैसे लोगों को धोखा दिया और बेवकूफ़ बनाया। एक दिन वो बाज़ार से चूल्हा जलाने के लिए मिट्टी का तेल खरीदने जा रही थी कि रास्ते में उसे एक झोंपड़ी नज़र आई। कुटिया में एक फ़कीर को बैठे हुए देखा। फ़कीर उस वक़्त अपनी रंग बिरंगी कपड़ों से बनी हुई गुदड़ी में अपनी उम्र भर की कमाई चांदी के सिक्कों को छुपाकर ऊपर से सुई धागे के साथ अच्छी तरह सी रहा था। मोमो ठगनी ने ये सब कुछ देख लिया। कुछ ही देर में फ़कीर ने अपनी गुदड़ी में चांदी के सिक्कों को अच्छी तरह छुपा लिया। मोमो ठगनी ने सोचना शुरू कर दिया कि इस फ़कीर से ये गुदड़ी कैसे छीनी जाए ताकि चांदी के सिक्के उसके हाथ लग जाएं। फिर उसके जहन में एक तरकीब आई। मोमो ठगनी फ़कीर की कुटिया में दाखिल हुई, फ़कीर को बड़े अदब से सलाम किया और कहा, बाबा जी, आप मुझे बहुत नेक और परहेज़गार दरवेश मालूम होते हैं। मैं आप जैसे लोगों की खिदमत करना अपना फ़र्ज़ समझती हूँ। आप इस कुटिया में कैसे रहेंगे? आप मेरे साथ घर में आइए, मैं आपकी खिदमत करना चाहती हूँ। आपकी खिदमत करके मुझे दिली तौर पर बहुत खुशी होगी। बाबा जी, आपके आने से मेरे घर में बाबा जी, आपके आने से मेरे घर पर अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल होगी। फ़कीर ने मोमो ठगनी की तरफ बड़े गौर से देखा और गुस्से की आवाज़ में कहा, हम फ़कीर किसी के यहाँ नहीं जाया करते। मोमो ठगनी ने एक मर्तबा फिर असरार किया कि आप एक दिन के लिए मेरे घर आ जाएं ताकि मैं आपकी खिदमत कर सकूं। आपको अपने हाथों से अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिला सकूं। फ़कीर ने फिर इनकार कर दिया। मोमो ठगनी ने सोचा कि अब क्या किया जाए कि ये फ़कीर मेरे साथ मेरे घर पर चलने के लिए रज़ामंद हो जाए। मोमो ठगनी ने गुस्सीली आवाज़ में कहा, मैं आपको एक दिन के लिए अपने घर ज़रूर लेकर जाऊंगी। उसके लिए अब मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। फ़कीर ने मोमो ठगनी को गुस्से से कहा, अब मेरी कुटिया से बाहर चली जाओ और तुम्हारे जी में जो आता है वो करो। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। मोमो ठगनी कुटिया से बाहर आ गई और सोचने लगी कि ये बूढ़ा फ़कीर किसी तरह भी मेरे साथ चलने के लिए रज़ामंद नहीं हो रहा। मोमो ठगनी की नज़र चंद आदमियों पर पड़ी जो कुटिया की तरफ आ रहे थे। जब आदमी मोमो ठगनी के करीब से गुज़रे तो मोमो ठगनी ने रोनी सूरत बनाकर उन आदमियों से कहा,
भाइयों, मेरी ज़रा बात तो सुनना। आदमियों ने कहा, हाँ बहन, बता क्या बात है। मोमो ठगनी ने बताना शुरू किया। भाइयों, इस कुटिया में मेरा खामद रहता है। मेरे 4 बच्चे हैं। मेरा खामद मुझसे नाराज़ होकर इस कुटिया में आ गया है और मेरे बच्चे भूख की वजह से रो रहे हैं। अगर ये घर ना गया और मेरे बच्चों के खाने के लिए कुछ बाज़ार से ना ला कर दिया तो वो भूख से मर जाएंगे। मेरे बच्चों के खाने के लिए कुछ बाज़ार से ना ला कर दिया तो वो भूख से मर जाएंगे। उन आदमियों को मोमो ठगनी की बातों पर यकीन आ गया। फिर मोमो ठगनी ने कहा, भाइयों, मेहरबानी करके इसको मेरे साथ वापस मेरे घर भेज दो। आदमियों ने एक दूसरे से कहा, चलो दोस्तों, हमें इस औरत की ज़रूर मदद करनी चाहिए। आओ इसके खामद को इसके साथ वापस घर भेज दें। आदमियों ने फ़कीर से कहा, अपनी औरत के साथ घर वापस जाओ और अपने बच्चों को बाज़ार से रोटी लाकर खिलाओ, वरना वो भूख से मर जाएंगे। फ़कीर ने कहा, भाइयों, ये औरत मेरी बीवी नहीं है। मैं इसके साथ इसके घर नहीं जाऊंगा। मोमो ठगनी ने कहा, अब तो इसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया है। ये झूठ कहता है। आदमियों ने भी फ़कीर से कहा, तुम ही झूठ बोलते हो। उन्होंने फ़कीर को खूब मारा। किसी ने थप्पड़ मारा तो किसी ने मुक्का मारा और फ़कीर बेचारा रोने लगा। फ़कीर ने ज़ोर ज़ोर से पुकार कर कहा, ये औरत मेरी बीवी नहीं है, मुझे मत मारो। किसी भी आदमी ने फ़कीर की एक ना सुनी। जब फ़कीर को खूब मार पड़ी तो फ़कीर ने कहा, मुझे मत मारो, ये मेरी बीवी है। मैं अभी इसके साथ वापस घर चला जाता हूँ। फिर मोमो ठगनी ने कहा, भाइयों, अब इसे मत मारो, ये मेरे साथ मेरे घर वापस जाने के लिए तैयार हो गया है। मोमो ठगनी ने उन आदमियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। वो आदमी चले गए। मोमो ठगनी ने फ़कीर से कहा, मैंने कहा था ना कि आज आप मेरे साथ घर चलें। मैं आपकी खिदमत करना चाहती हूँ, लेकिन आपने मेरी एक ना मानी, जिसकी ये सज़ा आपको मिल गई है। फ़कीर दिल ही दिल में मोमो ठगनी को बुरा भला कहता हुआ उसके साथ चल पड़ा। कुछ ही देर में मोमो ठगनी फ़कीर को लेकर अपने घर आ गई। ये घर मोमो ठगनी का अपना नहीं था, बल्कि किराए का मकान था। मोमो ठगनी ने फ़कीर को चारपाई पर बैठाया और फिर उसे गरम गरम चाय बना कर दी। चाय पीकर फ़कीर खुश हो गया और अपने दिल में अपने आप से कहने लगा,
वाकई मैं गलती पर था जो इस नेक औरत के साथ इसके घर नहीं आ रहा था। फिर मोमोठ अग्नि ने फकीर के सामने बहुत मज़ेदार खाना पेश किया। फकीर खाना खाकर बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने इतना लजीज खाना ना तो पहले कभी देखा था और ना पहले कभी खाया था। फकीर जब खाने से फारग हुआ तो मोमोठ अग्नि ने उसे एक कुर्ता दिया और कहा, बाबा जी ये कमीज़ पहन लें क्योंकि आपने जो गुदड़ी पहन रखी है वो बहुत गंदी और मैली हो चुकी है। मैं उसे अभी धो देती हूँ। फकीर ने सोचा, औरत वाकई बहुत नेक है जो इस तरह मेरी खिदमत कर रही है। फकीर ने गुदड़ी उतार कर मोमोठ अग्नि को दे दी और उसकी दी हुई कमीज़ खुद पहन ली। फकीर को खाने की लज्जत और मज़े में अपनी गुदड़ी में सिली हुई रकम चांदी के सिक्कों का ख्याल ही न रहा। मोमोठ अग्नि ने कहा, बाबा जी आप यहाँ चारपाई पर आराम करें और घर का भी ख्याल रखें। मैं अभी हमसाई के कुएं से आपकी गुदड़ी धो कर लाती हूँ। फकीर चारपाई पर लेट गया और कुछ ही देर में उसे गहरी नींद आ गई। मोमोठ अग्नि फकीर की गुदड़ी ले कर वहाँ से भाग गई। चंद घंटों के बाद जब फकीर जागा तो उसे अपनी गुदड़ी में सिली हुई चांदी के सिक्कों का ख्याल आया। फिर तो फकीर के होश ही उड़ गए। फकीर जल्दी से घर से बाहर आया और हमसाई के घर का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर के बाद हमसाई बाहर आई और उसने पूछा, कौन हो? फकीर ने कहा, बहन जी इस घर की नेक औरत आपके घर मेरी गुदड़ी लेकर धोने के लिए आई थी। उसको मेहरबानी करके बाहर भेज दें। हमसाई ने कहा, वो औरत मेरे घर तो नहीं आई, कहीं और चली गई होगी। फकीर ने उसको इर्द गिर्द के तमाम घरों में तलाश किया लेकिन वो कहीं ना मिली। फकीर ने सोचा कि वो नेक औरत अभी तक नहीं आई और रात होने वाली है, कहीं मोमोठ अग्नि ही ना हो। फकीर ने ज़ोर ज़ोर से शोर मचाया, हाय मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी उम्र भर की कमाई चांदी के सिक्के लूट कर ले गई। उस औरत को तलाश करो, उस औरत को जल्दी जल्दी तलाश करने में मेरी मदद करो। लोगों ने फकीर को यूं शोर मचाते और रोते हुए देखा तो उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। लोगों ने फकीर से रोने की वजह पूछी तो उसने लोगों को बताया कि किस तरह उस औरत ने उसकी उम्र भर की कमाई 1000 चांदी के सिक्के लूट लिए और फरार हो गई। फकीर ने बताया कि वो औरत इस घर में रहती थी। लोगों ने फकीर को बताया कि ये मकान तो किराए का है और यहाँ एक औरत रहती थी। फकीर ने कहा, अच्छा तो ये मकान भी किराए का है, अब तो वो औरत यहाँ वापस नहीं आएगी। लोग उस औरत को शक्ल सूरत से पहचानते थे। फिर लोग उसे तलाश करने के लिए मुख्तलिफ सिमतों की तरफ भाग गए और कुछ
आदमी फ़कीर को दिलासा देने लगे, बाबा जी फ़िक्र ना करें, वो हमारे हाथों से बचकर कहीं नहीं जा सकती। काफ़ी देर के बाद लोग वापस फ़कीर के पास आ गए और फ़कीर से अफसोस का इजहार किया कि वो उस औरत को तलाश नहीं कर सके। फ़कीर रोता रोता वापस अपनी कुटिया की तरफ चला गया। चंद माह के बाद मोमोठगनी जिस जगह या मकान में छुपी हुई थी वहाँ से निकली। मोमोठगनी भेष बदल कर अपने हाथ में एक गड़वा यानी बर्तन पकड़कर सरसों का तेल खरीदने के लिए घर से चल पड़ी। मोमोठगनी एक तेली की दुकान पर आ गई जहाँ तेली बैल और कोल्हू की मदद से सरसों का तेल निकाल रहा था। करीब ही तेली ने अपना दूसरा बैल बेचने के लिए बांधा हुआ था। मोमोठगनी तेली के कोल्हू के करीब जाकर खड़ी हो गई। कुछ ही देर में एक ग्राहक बैल खरीदने के लिए आ गया। मोमोठगनी ने तेली से कहा, भाई मुझे 5 सेर सरसों का तेल दे दो। तेली ने कहा, अम्मा जी आप कुछ देर ठहर जाएं, मैं अपना बैल इस गाय को बेच दूं, फिर मैं आपको सरसों का तेल दे दूंगा। मोमोठगनी करीब ही पड़ी हुई चारपाई पर बैठ गई और तेली ने अपना बैल गाहक को दिखाना शुरू कर दिया। गाहक को बैल पसंद आ गया। उसने बैल की कीमत पूछी। तेली ने कहा, इस बैल की कीमत 500 रुपये है। गाहक को बैल बहुत ही पसंद आया और उसने तेली को मुंह मांगी कीमत 500 रुपये दे दिए। मूंगी ये सब कुछ देख रही थी। तेली ने बैल की कीमत 500 रुपये गाहक से लिए और अपनी जेब में गिनकर डाल लिए और मोमोठगनी से कहा, अम्मा जी मैं अभी घर से वापस होकर आता हूँ। कहानी तेल सरसों अभी निकल रही है। मैं आपको खालिस और अच्छा सरसों का तेल दूंगा। अम्मा जी आपने आम के अचार में ही डालना है ना? मोमोठगनी ने कहा, हाँ बेटा, आम का मौसम है इसलिए आम का अचार डालने का इरादा है। अम्मा जी आप यहाँ कुछ देर मेरा इंतज़ार करें, मैं अभी आता हूँ। मोमोठगनी ने कहा, ठीक है बेटा, मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। तेली ने अपनी दुकान को ताला लगा दिया और बैल को कोल्हू के इर्द गिर्द घूमते छोड़कर वहां से चला गया। मूंगी ने भी तेली के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। कुछ देर चलने के बाद तेली का घर आ गया। उसने जोर जोर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। तेली बहुत ज़्यादा खुश था। तेली की बीवी ने दरवाज़ा खोला। तेली ने अपनी बीवी को बताया कि मेरा एक बैल आज 500 रुपये में फ़रोख्त हो गया है। ये लो 500 रुपये, इसको अच्छी तरह संभाल कर रख लो, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ले लूँगा। तेली बैल की कीमत 500 रुपये देकर
वापस अपनी दुकान की तरफ चल पड़ा। मोमो ठगनी ने तेली का दरवाज़ा देख लिया और वो भी वापस तेली की दुकान की तरफ चल पड़ी। कुछ ही देर में मोमो ठगनी तेली की दुकान पर पहुंच गई और उस चारपाई पर जाकर बैठ गई। तेली कुछ देर के बाद वहां पहुंचा। तेली ने जल्दी से अपनी दुकान का ताला खोला और मोमो ठगनी को 5 सेर सरसों का तेल दे दिया। मोमो ठगनी सरसों का तेल लेकर वहां से चल पड़ी और तेली अपने कोल्हू पर तेल निकालने में मसरूफ़ हो गया। मोमो ठगनी सरसों का तेल लेकर तेली के घर आ गई। उसने तेली के घर का दरवाज़ा खटखटाया। तेलन बाहर आई। जब उसने बाहर देखा तो एक भी अम्मा उसके सामने खड़ी थी। तेलन ने उस अम्मा को पहले कभी न देखा था। मोमो ठगनी ने बालों में लाल मेहंदी लगाई हुई थी, सर पर सफ़ेद रंग का दुपट्टा लिया हुआ था और हाथ में एक गड़वा पकड़ा हुआ था जिसमें सरसों का तेल था। मोमो ठगनी ने पहले तो तेली की बीवी के सर पर हाथ फेरा और सलाम दुआ के बाद उससे कहा, बेटी, मैं आज तुम्हारे खामद की दुकान पर सरसों का तेल खरीदने गई थी क्योंकि आमों का मौसम है और मैं आमों का अचार डालना चाहती थी, इसलिए तुम्हारे खामद से तेल खरीदने के लिए गई थी। तुम्हारा खामद बहुत अच्छा आदमी है और बाज़ार में उसकी दुकान बहुत मशहूर है क्योंकि वो खालस और अच्छा सरसों का तेल फ़रोख्त करता है। तुम्हारा खामद इस वक्त कोल्हू और बैल के ज़रिए सरसों का तेल निकालने में मसरूफ़ था। मैं हाजन हूँ। तुम्हारे खामद को मुझ पर यकीन है। उसने मुझसे कहा है कि अम्मा हाजन, तुम मेहरबानी करके मेरे घर जाओ और मेरी बीवी से 500 रुपये लेकर वापस आ जाओ और मेरी बीवी से कहना, तुम्हारा खामद भी अभी जो बैल फ़रोख्त करके उसकी कीमत 500 रुपये तुमको देकर गया है वो वापस दे दो, क्योंकि मैंने जिस शख्स को बैल फ़रोख्त किया था वो बैल वापस लेकर आ गया है और अब कहता है कि मेरे पैसे वापस कर दो। मुझे ये बैल पसंद नहीं है। अगर मैं खुद 500 रुपये वापस लेने के लिए गया तो मेरी कहानी ख़राब हो जाएगी। कहानी तेल निकालने को भी कहते हैं। तेली की बीवी को हाजन मोमो ठगनी की बातों पर यकीन आ गया। उसे उस वक़्त मोमो ठगनी हाजन नज़र आ रही थी। उसने जल्दी से 500 रुपये लाकर मोमो ठगनी को दे दिए। तेली की बीवी ने मोमो ठगनी से पूछा, अम्मा जी, इतनी जल्दी और अचानक मेरे खामद को 500 रुपये की क्यों ज़रूरत पड़ गई? मोमो ठगनी ने कहा, बेटी, मैंने तुमको बताया तो है कि तुम्हारे खामद ने जिस गाहक को बैल फ़रोख्त किया था उसने वापस कर दिया है और वो अपने रुपए वापस मांग रहा है क्योंकि उसे बैल पसंद नहीं आया। इसलिए तुम्हारे खामद ने 500 रुपये वापस मंगवाए हैं। तेली की
बीवी को मोमो ठगनी की बातों का यकीन हो गया। मोमो ठगनी ने तेलन के सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी अब मैं जाती हूँ। मोमो ठगनी 500 रुपये लेकर वहाँ से 9 2 11 हो गई। जब शाम को तेली वापस घर आया, खाना खाने के बाद उसने अपनी बीवी से फ़रोख्तशुदा बैल की कीमत 500 रुपये मांगे तो तेली की बीवी ने कहा, वो रुपये तो तुमने कुछ देर बाद ही एक हाजन अम्मा को बेचकर वापस मंगवा लिए थे। आज तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, बहुत जल्द ही भूल गए हो और मुझे तुमने परेशान कर दिया है। इतना ज़्यादा काम मत किया करो, अब तो तुमने भूलना भी शुरू कर दिया है। तेली ने अपनी बीवी से कहा, मैंने तो किसी हाजन अम्मा को तुम्हारे पास 500 रुपये लेने के लिए नहीं भेजा। तेली की बीवी ये बात सुनकर बहुत हैरान परेशान हुई। उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसने एक मर्तबा फिर अपने खामद को उस हाजन अम्मा के हुलिये के बारे में बताया कि उसने बालों को लाल मेहंदी लगाई हुई थी, सर पर सफ़ेद रंग का दुपट्टा लिया हुआ था, हाथ में तेल से भरा हुआ गड़वा पकड़ा हुआ था और कह रही थी, मैं हाजन हूँ। तुम्हारे खामद को मुझ पर यकीन है। तुम्हारे खामद ने जिस गाहक को बैल फ़रोख्त किया था वो बैल लेकर वापस आ गया है और अपनी रकम 500 रुपये वापस मांग रहा है। इसलिए तुम्हारे खामद ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है कि वो रकम जो बैल को फ़रोख्त करने के लिए तुम्हें देकर गया था वापस ले आओ और फिर सरसों के तेल से भरा हुआ गड़वा मुझे दिखाओ। फिर सरसों के तेल से भरा हुआ गड़वा मुझे दिखाया, जिसे देखकर मुझे उसकी बातों पर यकीन आ गया। मैंने उसे अंदर से 500 रुपये लाकर दे दिए। तेली ने कहा, जो हुलिया तुम बता रही हो, उस हुलिये की एक औरत मेरी दुकान पर आई थी और मुझसे 5 सेर सरसों का तेल ख़रीदा था। तेली को भी पता चल गया, ज़रूर वही औरत मोमो ठगनी होगी जो मेरे बैल की रकम 500 रुपये लेकर फरार हो गई है। तेली को अपनी बीवी की कम अकली पर गुस्सा आया। उसने अपनी औरत की बातों पर क्यों यकीन किया है। तेली ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। हाय मैं लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया। फिर तेली ने अपनी बीवी को खूब मारना शुरू कर दिया। तेली अपनी बीवी को मारता था और कहता था, तुमने इस हाजन औरत को क्यों 500 रुपये दे दिए। तेली की औरत की चीखों पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग तेली के घर आ गए और उससे वजह पूछी तो उसने तमाम वाक़या सुना दिया। लोगों ने तेली को दिलासा दिया, तुम फिक्र मत करो, हम ज़रूर इस मोमो ठगनी को पकड़ लेंगे। तुम अपनी बीवी को मत मारो, इसमें तुम्हारी बीवी का कोई कसूर नहीं। वो औरत ही इतनी मक्कार और होशियार है कि उससे कोई भी बच नहीं सकता। फिर तेली के मोहल्ले के लोगों ने उस औरत को
बहुत तलाश किया, लेकिन वो किसी को ना मिली। वो फिर कहीं छुप गई। उस मुल्क के बादशाह की एक लड़की थी जो बहुत खूबसूरत थी। बादशाह अपनी लड़की से बहुत प्यार करता था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था, क्योंकि उसकी माँ फौत हो चुकी थी। एक रोज़ मोमो ठगनी बादशाह के महल में दाखिल हुई और शहज़ादी को देखते ही रोना शुरू कर दिया। शहज़ादी ने कहा, अम्मा जान, आप क्यों रो रही हैं? मुझे बताएं, शायद मैं आपके किसी काम आ सकूं। मोमो ठगनी ने कहा, बादशाह की बीवी जो वफ़ात पा चुकी है, मैं उसकी बहन हूँ और रिश्ते में तुम्हारी खाला हूँ। तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि तुम्हारी माँ की वफ़ात के बाद फिर मैं यहाँ कभी नहीं आई। आज जब मेरी अपनी बेटी की शादी है तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आई और मैंने चाहा कि तुम भी मेरी बेटी की शादी में शामिल हो जाओ। शहज़ादी ने जब ये सुना कि वो मेरी खाला है तो उसे अपनी माँ की याद आ गई। शहज़ादी ने अपनी खाला के गले लगकर खूब रोना शुरू कर दिया। फिर शादी का सुनकर उसे बहुत खुशी हुई और शहज़ादी को अपने बाप बादशाह सलामत से इजाज़त लेने का ख्याल ही ना रहा। मोमो ठगनी ने शहज़ादी से कहा, बेटी, मैं तुमको बादशाह की अदालत ख़त्म होने से पहले पहले वापस महल में छोड़ जाऊंगी। बेटी, मैं तुमको बादशाह की अदालत ख़त्म होने से पहले पहले महल में वापस छोड़ जाऊंगी। शहज़ादी को बहुत खुशी हुई। मोमो ठगनी ने शहज़ादी से कहा, बेटी, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और अच्छे अच्छे कपड़े और कीमती जेवर भी पहन लो। शहज़ादी ने जल्दी ही बहुत खूबसूरत कपड़े और बहुत ही कीमती जेवर भी पहन लिया और मोमो ठगनी के साथ चल पड़ी। चंद घंटों का सफ़र तय करने के बाद शहज़ादी ने कहा, खाला जान, मैं थक चुकी हूँ और तुम्हारा घर कब आएगा? मोमो ठगनी ने कहा, बेटी, तुम इतनी जल्दी ही थक गई हो? मेरा घर तो अभी कुछ दूर है। चलो तुमको किसी के घर ले चलती हूँ, जहाँ तुम थोड़ी देर आराम कर लेना, और मुझे भी भूख लग रही है। मोमो ठगनी ने शहज़ादी से पूछा कि तुम्हें भी भूख लगी हुई है? शहज़ादी ने कहा, हाँ खाला, मुझे भी भूख सता रही है। अब मैं और ज़्यादा नहीं चल सकती। मोमो ठगनी शहज़ादी को एक धोबी के घर ले आई। धोबी ने अपने घर की दीवारों पर ग्राहकों के कपड़े सुखाने के लिए फैला रखे थे। घर में एक पीपल का दरख्त था और उस पीपल के दरख्त के साथ एक ऊँट बंधा हुआ था। गर्मियों के दिन थे, गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। मोमो ठगनी ने धोबी से कहा, बेटा, मैं और मेरी बेटी सफ़र की वजह से थक चुकी हैं।
और तुम्हारे यहाँ कुछ देर के लिए आराम करना चाहती हैं। धोबी ने आराम करने के लिए पीपल के दरख्त के नीचे पड़ी हुई चारपाई की तरफ इशारा कर दिया। अम्मा जी, आप वहाँ चारपाई पर बैठ जाएं, मैं अभी आपको ठंडा पानी पिलाता हूँ। मोमो ठगनी ने कहा, बेटा तुम बहुत अच्छे और नेक इंसान हो, पानी को रहने दो। ये लो 20 रुपये और ये लो 20 रुपये बाज़ार के किसी होटल से गरम गरम रोटियां और दाल ला दो, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। धोबी इनकार ना कर सका और मोमो ठगनी से 20 रुपये लेकर शहर की तरफ चल पड़ा। मोमो ठगनी को पहले ही मालूम था कि शहर काफ़ी दूर है और धोबी को वापस आते आते काफ़ी वक्त लग जाएगा। मोमो ठगनी ने शहजादी से कहा, बेटी तुम कुछ देर चारपाई पर लेटकर आराम कर लो, जब धोबी बाज़ार से खाना लेकर वापस आएगा तो मैं तुमको नींद से जगा दूंगी। शहजादी ने कहा, खाला मुझे भी नींद आ रही है। कुछ ही देर में शहजादी गहरी नींद सो गई। मोमो ठगनी ने देखा कि शहजादी गहरी नींद सो चुकी है तो उसने शहजादी के गले और कानों का तमाम जेवर उतार लिया। जेवर बहुत ज़्यादा कीमती था और फिर दीवारों से तमाम कपड़े उतार कर एक गठरी बना ली और उस गठरी में ही वो जेवरात बांध लिए। मोमो ठगनी ने धोबी के ऊँट को पीपल के दरख्त से खोला और उस गठरी को ऊँट पर रखा और ख़ुद भी ऊँट पर सवार होकर वहाँ से भाग गई और शहजादी को भी बिल्कुल पता न चला कि मोमो ठगनी ने उसके जेवरात उतार लिए हैं। जब कुछ देर के बाद धोबी गरम गरम रोटियां और दाल लेकर आया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसके ग्राहकों के तमाम कपड़े और उसका ऊँट गायब था और वो अम्मा जान भी नज़र नहीं आ रही थी जिसने उसे गरम गरम रोटियां और दाल लाने के लिए कहा था। धोबी ने ऊंची ऊंची आवाज़ में ये कहना शुरू कर दिया, लोगों में लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। इस लड़की की माँ मेरा ऊँट और मेरे ग्राहकों के तमाम कपड़े दीवारों से उतार कर भाग गई है। धोबी की आवाज़ से शहजादी जाग गई। शहजादी ने अपने इर्द गिर्द देखा तो धोबी के महल्ले के काफ़ी लोग जमा थे। शहजादी ने धोबी से पूछा, धोबी भाई मेरी खाला कहाँ है, उसको बुलाओ। धोबी ने उससे कहा, तुम्हारी खाला तो मेरा ऊँट और मेरे ग्राहकों के सारे कपड़े लेकर फरार हो गई है। जब शहजादी ने अपने गले और कानों को हाथ लगाया तो उसने कहा, भाई धोबी भाई मेरे भी जेवरात गायब हैं। फिर उन दोनों पर और लोगों पर मोमो ठगनी की हकीकत खुल गई। शहजादी ने कहा, भाई धोबी मैं बादशाह की बेटी हूँ और ये औरत मुझे धोखे से महल से अपनी बेटी की शादी पर लेकर आई थी।
और अपने आप को मेरी खाला कहती थी। मेरी वालदा वफ़ात पा चुकी थी, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं था, और मैंने इस औरत की बातों पर यकीन कर लिया। अब जब मेरे भी जेवरात गायब हैं तो यकीनन ये औरत मोमो ठगनी ही थी। जाओ, जाकर इसे तलाश करो। महल्ले के लोग शहजादी की बात सुनकर बहुत हैरान हुए और जल्द ही मुख्तलिफ सिमतों में मोमो ठगनी को तलाश करने के लिए भाग गए। धोबी ने भी बादशाह का नाम सुनकर कांपना शुरू कर दिया कि अब पता नहीं बादशाह उसके साथ क्या सलूक करता है। शहजादी ने धोबी को तसल्ली दी कि उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही बादशाह सलामत को सारी हकीकत बता दूंगी। अब तुम मेहरबानी करके मुझे वापस मेरे महल में छोड़ आओ। फिर धोबी शहजादी के साथ चल पड़ा। कुछ ही देर में धोबी और शहजादी महल में आ गए। बादशाह भी अदालत से वापस घर आ चुका था। जब बादशाह ने अपनी बेटी यानी शहजादी को एक आदमी के साथ वापस घर आते हुए देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। बादशाह ने सिपाहियों से कहा कि फ़ौरन इस आदमी को गिरफ्तार कर लो। शहजादी ने कहा, अब्बा जी, ये धोबी है, इसे गिरफ्तार मत करें, बल्कि इसको अनामो इकराम देकर रुखसत करें कि इस धोबी ने मेरी बहुत मदद की है और मुझे महल में वापस पहुंचाया है। फिर शहजादी ने सारी कहानी सुनाई। इस तरह बादशाह सलामत पर मोमो ठगनी की हकीकत खुली। बादशाह धोबी से बहुत खुश हुआ और उसे बहुत सा इनाम इकराम और नया ऊँट देकर रुखसत कर दिया। फिर बादशाह ने पूरे मुल्क में जगह जगह डोंडी पटा दी, यानी मनादी करा दी कि जो कोई मोमो ठगनी को ज़िंदा पकड़ कर लाएगा उसे बहुत सा इनाम इकराम दिया जाएगा। बादशाह ने सिपाहियों को भी उस औरत को तलाश करने का हुक्म दिया। सिपाहियों ने बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम वापस लौटे। चंद माह के बाद जब लोग शहजादी को बेवकूफ़ बनाने वाली बात भूल गए तो एक दिन मोमो ठगनी बेस बदल कर बाज़ार से गुज़र रही थी कि वो फ़कीर उसे मिल गया जिसकी वो गुदड़ी लेकर फरार हुई थी। फ़कीर ने देखते ही मोमो ठगनी को पहचान लिया कि ये वही औरत है जो उसकी गुदड़ी और उसमें सिले हुए चांदी के सिक्के लेकर भाग गई थी। मोमो ठगनी ने भी फ़कीर को देखकर पहचान लिया और तेज़ तेज़ कदम से चलना शुरू कर दिया। फ़कीर ने भागकर उसे पकड़ लिया और शोर मचाने लगा। मोमो ठगनी ने कहा, अगर तुम शोर मचाओगे तो मैं वो गुदड़ी सिपाहियों को दे दूंगी, इस तरह तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा।
तुम मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हारी गुदड़ी संभाल कर रखी है। मैं तुम्हें तुम्हारी गुदड़ी और उसमें सिले हुए चांदी के सिक्के अभी वापस कर देती हूँ। फ़कीर शोर मचाने से रुक गया। उसने कहा, मैं शोर नहीं मचाता, लेकिन तुम मुझे मेरी गुदड़ी और उसमें सिले हुए चांदी के सिक्के वापस कर दो। मोमो ठगनी ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी रकम अभी वापस कर दूंगी। तुम घबराओ मत, मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ आओ। फ़कीर मोमो ठगनी के साथ चल पड़ा। मोमो ठगनी उस फ़कीर को एक दंदान साज की दुकान के पास ले गई। मोमो ठगनी ने फ़कीर से कहा, बाबा जी, तुम ज़रा यहाँ इस दंदान साज की दुकान के बाहर खड़े हो जाओ। मैं अभी इस दंदान साज से तुम्हारी गुदड़ी लेकर आती हूँ। फ़कीर मान गया और मोमो ठगनी दंदान साज की दुकान के अंदर चली गई और वहाँ से उस फ़कीर की तरफ इशारा किया। ये जो फ़कीर बाहर खड़ा है मेरा खामद है। वो 2 दिन से इसके तमाम दांतों में दर्द हो रहा है। ये लो 50 रुपये, और आप मेहरबानी करके इसके तमाम दांत निकाल दीजिएगा। वो चाहे आपको जो मर्ज़ी कहे कि मेरे दांत बिल्कुल ठीक हैं, उसकी बातों पर ध्यान ना देना। तमाम रात दांतों के दर्द से ना खुद सो सका और ना ही मेरे बच्चों को सोने दिया। मैं थोड़ी देर बाद फिर आऊँगी। दंदान साज ने कहा, ठीक है बीबी, तुम अपने खामद को दुकान के अंदर भेजो, मैं अभी उसके तमाम दांत निकाल देता हूँ। मोमो ठगनी दंदान साज की दुकान से बाहर आई और फ़कीर से जाकर कहा, बाबा जी, मैंने आपकी गुदड़ी इस दंदान साज के पास बतौर अमानत रखी हुई थी। अब मैंने दंदान साज से कह दिया है कि जो गुदड़ी मैंने तुम्हारे पास बतौर अमानत रखी हुई थी वो इस फ़कीर को दे देना। मैं अभी बाहर जाकर उस फ़कीर को अंदर भेजती हूँ। बाबा जी, आप जल्दी से दंदान साज के पास जाकर अपनी गुदड़ी और उसमें सिली हुई रकम ले लें। फ़कीर खुशी से फूल गया और जल्दी से दंदान साज की दुकान के अंदर दाखिल हो गया और मोमो ठगनी वहाँ से फ़रार हो गई। जब फ़कीर दंदान साज की दुकान में दाखिल हुआ तो दंदान साज के शागिर्दों ने फ़कीर को पकड़ लिया। फ़कीर ने कहा, मेरी गुदड़ी वापस कर दो और मुझे छोड़ दो। लेकिन दंदान साज ने उसे एक कुर्सी पर लटा दिया और उसके दांत निकालने शुरू कर दिए। फ़कीर ने बहुत शोर मचाया कि ये तुम मेरे दांत क्यों निकाल रहे हो? ये तो ठीक हैं। लेकिन दंदान साज और उसके शागिर्दों ने उस फ़कीर की एक ना सुनी और उसका एक दांत निकाल ही दिया। जब फ़कीर ने और ज़्यादा शोर मचाया,
कि डॉक्टर साहब मेरे दांत तो बिल्कुल ठीक हैं, मैं दांत निकलवाने नहीं आया था, मैं तो आपसे अपनी गोदड़ी लेने आया हूँ जो मोमो ठगनी ने आपके पास बतौर अमानत रखी हुई है। दंदान साज को भी पता चल गया कि दांत तो इस फकीर के बिल्कुल ठीक हैं, ज़रूर कोई वजह है। दंदान साज ने कहा, उस औरत ने तो मुझे 50 रुपए दिए थे और कहा था कि वो आदमी मेरा खामद है, उसके दांतों में दर्द रहता है, तमाम दांत निकाल दो। बेचारा कई दिनों से दर्द से रोता रहता है। फकीर ने कहा, वो मेरी बीवी नहीं थी बल्कि मोमो ठगनी थी। दंदान साज ने भी सोच लिया कि वो औरत हमसे गलत काम करवाना चाहती थी। फिर फकीर ने उनको बताया कि किस तरह धोखे से मोमो ठगनी ने उसकी गुदड़ी और उसमें सिले हुए चांदी के सिक्के हासिल किए। आज जब मैंने इसको पहचान लिया और पकड़ लिया तो वो मुझे तुम्हारे पास ले आई और ख़ुद यहाँ से भाग गई। दंदान साज पर मोमो ठगनी की तमाम हकीकत खुल गई। फिर उन्होंने फ़कीर को छोड़ दिया। फ़कीर दर्द के साथ रोता हुआ दंदान साज की दुकान से बाहर आ गया। पहले तो फ़कीर ने अपनी गुदड़ी और उसमें सिली हुई रकम ही खोई थी, अब अपना एक दांत भी गंवा बैठा। मोमो ठगनी फिर कहीं जाकर छुप गई। काफ़ी दिनों के बाद वो बेस बदलकर बाजार से गुजर रही थी कि तेली ने उसको पहचान लिया और पकड़ लिया। तेली भी शोर मचाने लगा। मोमो ठगनी ने तेली से कहा, शोर मचाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मैं वो 500 रुपये सिपाहियों को दे दूंगी और तुम रोते रह जाओगे। तेली ने शोर मचाना छोड़ दिया। तेली ने मोमो ठगनी से कहा, तुम जैसे कहोगी मैं वैसे ही करूँगा। मोमो ठगनी ने तेली से कहा, तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारा 500 रुपये संभाल कर रखा हुआ है, मैंने तुम्हारा 500 रुपये संभाल कर रखा हुआ है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा 500 रुपये अभी तुमको वापस करूँगी। तेली मोमो ठगनी के साथ चल पड़ा। मोमो ठगनी आगे आगे और तेली उसके पीछे पीछे। मोमो ठगनी तेली को एक पठान के घर ले गई। दोपहर का वक़्त था। पठान और उसके घर के तमाम अफराद सो रहे थे। पठान के घर में एक कुआं था। मोमो ठगनी ने तेली से कहा, तेली भाई, मेरी लड़कियां बहुत ही सफाई पसंद हैं, तुम ज़रा यहाँ कुएं पर नहा लो, तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे हैं, तेल से मैले चैकट हो रहे हैं। मेरी लड़कियां गंदगी को बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं अभी तुमको अंदर से साफ कपड़े ला देती हूँ। फिर मोमो ठगनी कमरे के अंदर गई। कमरे में तमाम अफराद सो रहे थे। मोमो ठगनी कमरे से पठान के कपड़े उठा लाई और ला कर तेली को दे दिए।
और कहा, नहाने के बाद ये साफ कपड़े पहनकर अंदर आकर अपना 500 रुपया ले जाना। तेली दिल ही दिल में खुश हो गया, क्योंकि अब उसे 500 रुपये के मिल जाने की मुकम्मल उम्मीद हो गई थी। तेली ने सोचा, मोमो ठगनी जो कहती है मानने ही में फ़ायदा है। अगर नाराज़ हो गई तो मुझे 500 रुपये नहीं मिलेंगे। तेली नहाने में मसरूफ़ हो गया और मोमो ठगनी वहाँ से फ़रार हो गई। तेली जब नहाकर और पठान के कपड़े पहनकर फारग हुआ तो उसने ज़ोर ज़ोर से पठान के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक पठान आंखें मलता हुआ बाहर आ गया। जब उसने बाहर तेली को अपने कपड़े पहने हुए खड़ा देखा तो पठान को बहुत गुस्सा आया। उसने तेली को मारना शुरू कर दिया। काफ़ी मारने के बाद पठान ने तेली को छोड़ दिया। फिर तेली ने पठान को बताया कि किस तरह मोमो ठगनी ने मेरे 500 रुपये धोखे से हासिल किए और किस तरह अब उसने तुम्हारे कपड़े मुझे पहना दिए। तुमने मुझे नाहक मारा है, मेरी बात नहीं सुनी है। तब पठान को पता चला कि तेली तो बेकसूर है। उस पर मोमो ठगनी की हकीकत खुली तो पठान ने तेली से माफ़ी मांगी और तेली बेचारा रोता हुआ वापस अपने घर आ गया। तेली ने पहले तो बैल के 500 रुपये खोए थे, अब पठान से बहुत ज़्यादा मार भी खाई। मोमो ठगनी को पकड़कर मोमो ठगनी फिर कहीं जाकर छुप गई। चंद माह के बाद जब भेष बदलकर बाहर निकली तो धोबी ने मोमो ठगनी को पहचान लिया। धोबी ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया, लोगों ये देखो मोमो ठगनी, मैंने इसको पकड़ लिया है। मोमो ठगनी ने धोबी से कहा, तुम शोर मत मचाओ, मैं तुम्हारा ऊँट और तुम्हारे कपड़े वापस कर दूंगी। अगर तुम शोर मचाओगे तो मैं तुमको कभी भी नहीं अगर तुम शोर मचाओगे तो तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। वो ना माना। धोबी ने मोमो ठगनी से कहा, मैं तुम्हें बादशाह सलामत के पास लेकर जाऊंगा। मोमो ठगनी ने कहा, मुझे बादशाह सलामत के पास लेकर मत जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा तमाम सामान और शहजादी के जेवरात भी दे देती हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर आ जाओ। मैंने तुम्हारी तमाम चीज़ें संभाल कर रखी हैं। लेकिन धोबी मोमो ठगनी को लेकर बादशाह सलामत के महल में आ गया। बादशाह सलामत ने अपनी बेटी से कहा, बेटी इस औरत को पहचानो, क्या ये औरत ही मोमो ठगनी है? शहजादी ने उस औरत को देखकर कहा, हाँ अब्बा जान, इसी औरत ने मेरे साथ धोखा किया था। बादशाह सलामत ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस औरत के सर के तमाम बाल काट कर और इसका मुंह काला करके इसको काने गधे पर बिठाकर सारे शहर का चक्कर लगाया जाए और फिर सारे शहर का चक्कर लगाने के बाद इसको दरिया में डुबोकर वापस आ जाना।
सिपाहियों ने बादशाह सलामत के हुक्म की तामील की। सारे शहर का चक्कर लगवाने के बाद जब सिपाही उसे दरिया में डुबोने के लिए ले गए तो सिपाहियों ने मोमो ठगनी से पूछा, अम्मा जान, अब आप कोई वसीयत करना चाहती हैं तो कर लो, ये तुम्हारा आखिरी वक्त है। मोमो ठगनी ने सिपाहियों से कहा, बेटा तुम मेरी बात गौर से सुनना, मैं तो बादशाह की माँ हूँ। बादशाह सलामत को मोमो ठगनी तो मिली नहीं। मोमो ठगनी भी मेरे ही रंग रूप जैसी थी। बादशाह सलामत ने आज शराब बहुत ज़्यादा पी ली थी, इसलिए आज बादशाह को अपनी माँ ही मोमो ठगनी लगी और उसने अपनी माँ ही के बाल कटवा दिए और मुंह काला कर दिया। लेकिन अब जब तुम मुझे दरिया में फेंक कर जाओगे तो मेरा बेटा बादशाह सलामत तुम सब सिपाहियों को सख्त सज़ा देगा, क्योंकि अब शराब का नशा उतर चुका होगा। लेकिन अब तुम में से जो कोई सबसे पहले बादशाह सलामत के पास पहुंच जाएगा और जाकर ये कहेगा, बादशाह सलामत तुम्हारी माँ अब भी जिंदा है, तो उसको बहुत अनाम, बहुत से हीरे जवाहरात देगा। तो उसको पहला इनाम बहुत से हीरे जवाहरात देगा और जो उसके बाद जाकर बताएगा उसको दूसरा इनाम देगा और जो उसके बाद जाकर बताएगा उसे तीसरा इनाम देगा और जो सबसे आखिर में जाकर बताएगा, बादशाह सलामत तुम्हारी माँ अब भी ज़िंदा है, तो उसको बहुत ही कम इनाम मिलेगा। अब मैं देखती हूँ कि सबसे पहले कौन सा सिपाही बादशाह को जाकर ये बताता है कि बादशाह सलामत आपकी माँ ज़िंदा है। मैं तुम्हारे पीछे पीछे वापस महल में आती हूँ। जब सिपाहियों ने ये सुना तो सब भाग पड़े। हर एक सिपाही की यही ख्वाहिश थी कि सबसे पहले जाकर बादशाह सलामत को बताए, बादशाह सलामत आपकी माँ जिंदा है। सिपाही एक दूसरे के आगे पीछे भाग पड़े और मोमो ठगनी वहाँ से रफू चक्कर हो गई। सिपाहियों की सांस फूली हुई थी और वो पसीने से शराबूर थे। जो सिपाही सबसे पहले बादशाह के महल में पहुंचा, जो सिपाही सबसे पहले बादशाह के महल में पहुंचा, उसने ज़ोर ज़ोर से कहा, बादशाह सलामत आपकी माँ ज़िंदा है। बादशाह सलामत आपकी माँ ज़िंदा है। बादशाह सलामत सिपाहियों से नाराज़ हो गया और सिपाहियों से कहा, वो तुमको भी धोखा दे गई और जाते जाते मुझे भी मजाक कर गई। बादशाह सलामत मोमो ठगनी तुम्हारी माँ जिंदा है। बादशाह सलामत ने सिपाहियों से कहा, जाओ जाकर उसे तलाश करो और दरिया में डुबोकर ही वापस आना। जब सिपाही वापस दरिया के किनारे पहुंचे तो वहाँ मोमो ठगनी मौजूद ना थी। वहाँ पर मोमो ठगनी का नामो निशान भी ना था। तमाम सिपाही नाकाम वापस लौटकर महल में आ गए।